हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट की, जिसके जो राइटर है वो है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, जो कि एक न्यूज़पेपर राइटर भी हैं। और ये जो स्टोरी है इसके अंदर हम एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली उनका नाम क्या है? रिचर्ड ई ब्राइट। और जो रिचर्ड ई ब्राइट है वो बेसिकली एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट है। और हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनको कितने अवार्ड मिले, मतलब क्या क्या हुआ, और जो उनकी लाइफ थी उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे ऑथर है वो रिचर्ड ई ब्राइट की बात कर रहे हैं, जो कि कोई सिंपल बच्चे नहीं थे, जो बचपन की बात बता रहे हैं। जब वो 22 की एज के थे ना, तभी उन्होंने एक फॉर्मर्स स्काउट में स्कॉलर रह चुके थे। और उन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर एक थ्योरी भी लिखी थी, किसके ऊपर? हाउ सेल्स वर्क्स के ऊपर। और वो जो थ्योरी थी वो साइंस जर्नल में पब्लिश भी हुई थी, और जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी। बेसिकली जब ये पैदा हुए थे ना, तो इनको बचपन से ही ना बहुत ज़्यादा मतलब किताबें पढ़ने का शौक था। और ये किताबें पढ़ा करते थे। और बेसिकली ये कहाँ रहते थे? पेंसिल्वेनिया में रहते थे। और जितना हो सकता था ना ये उतना पढ़ते थे, क्योंकि इन्हें पढ़ने में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। तो अब जो हमारे ऑथर है वो बताते हैं कि जो ये रिचर्ड थे ना, ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा इनको पढ़ने में इंटरेस्ट था। और ये इनको बहुत ही सारी चीज़ें थी, उनको ऑब्जर्व करने में भी ज़्यादा अच्छा लगता था। और ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे, सबको देखते थे और क्या क्या चल रहा है। और इनको ना बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करने में भी अच्छा लगता था। तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते थे। तो बाद में हमें पता चलता है ना कि ये बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे। तो इस चीज़ को अभी छोड़ते हैं। तो जब इनके मदर थी ना, वो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। क्योंकि जब से इनके फादर की डेथ हुई थी ना, तो वो चाहती थी कि इसको जो भी चीज़ चाहिए ना, इसको सब कुछ मिले, इनको किसी चीज़ की कमी ना हो। और उनको ये भी पता था कि जो उनका बेटा है, मतलब कि जो रिचर्ड ई ब्राइट है, इनको बहुत ही ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखने का शौक है। और ये हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, तो वो हमेशा इनकी हेल्प करती थी। तो जो रिचर्ड ई ब्राइट की मदर थी, वो उनके लिए कभी टेलीस्कोप लाती, कभी कुछ लाती, कभी कुछ लाती, मतलब हमेशा नई नई चीज़ें लेकर आती थी। क्योंकि उन्हें पता था कि जो रिचर्ड ई ब्राइट है उनको नई नई चीज़ें सीखने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती थी, और ऐसा सोचती थी कभी इसको किसी चीज़ की कमी ना हो, और उसको सारी चीज़ें लाकर देती थी। तो जब भी ये डाइनिंग टेबल पे बैठते थे ना, तो जो इनकी मदर है इनको बताती थी कि तुम ये चीज़ें सीख सकते हो, ये सब चीज़ें। और क्योंकि उन्हें बेसिकली पता था कि इसको नई नई चीज़ें ऑब्जर्व करने में, उसको सीखने में, नई नई चीज़ों के बारे में जानने में, उनके बारे में पता करने में, सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। तो ऐसी सब बातें होती थी डिनर के टाइम पे। और इनकी मदर जो है ना, वो इनके लिए दोस्त भी लेकर आती थी। बेसिकली जो इसके स्कूल में जितने भी बच्चे थे, तो इसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। तो ये क्या करती थी, जो बच्चे हैं ना उन सबको अपने घर पे इनवाइट करती थी, और कहती थी कि बेसिकली इनका कोई दोस्त बन जाए, और इस तरह का ट्राई करती थी हमेशा। तो अब ऑथर बताते हैं कि जो बेसिकली जो ये रिचर्ड ई ब्राइट थे, इनका जो हमेशा जो ग्रेस आते थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे आते थे। और ये हमेशा बहुत ही अच्छे नंबर आते थे, हमेशा अच्छे नंबर से पास होते थे। लेकिन ये हमेशा सारे बच्चों की तरह नॉर्मल थे बिल्कुल। इनके अंदर कोई स्पेशल थिंग्स नहीं था। बस इनके अंदर क्या ज़्यादा इंटरेस्ट था नई नई चीज़ें सीखने में, नई नई चीज़ों को जानने में, और उसको ऑब्जर्व करने में। तो इन चीज़ों में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो बेसिकली जो हमारे रिचर्ड ई ब्राइट थे ना, इन्होंने अपने होम टाउन में ना लगभग 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्ट कर ली थी। और बेसिकली आपको पहले ही बताया है कि जो इनको कलेक्टिंग चीज़ों को करने में वो बहुत ज़्यादा मजा आता था। तो इन्होंने लगभग अपने होम टाउन में ही खाली 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई को कलेक्ट कर रखा था। तो अब क्या होता है, जो उसकी मदर होती है ना, उसके लिए एक बुक लेकर आई होती है, जिसके अंदर वो बुक थी ना, उसके अंदर लिखा था, मतलब बेसिकली उस बुक के अंदर ना साइंटिस्ट इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि जो बटरफ्लाइज है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करती है। तो बाय द वे उस बुक की एंड में ना ऐसा लिखा था, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ ऐसा लिखा था, जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए एक एक्टिविटी लिखी थी कि कोई भी किसी तितली को देखे ना, तो उस तितली को पढ़कर उसके ऊपर एक ना स्टैंप लगा दे, या कुछ चीज़ लगा दे, जिससे पता लगे ना कि ये जो तितली है ये कहाँ कहाँ माइग्रेट कर रही है, और लोगों को उसके बारे में पता चले कि ये कहाँ से कहाँ पर आ रही है। अभी जो बुक के पीछे जो इनविटेशन था ना, ये ओपन इनविटेशन था। मीन्स जो भी कोई भी चीज़ें कलेक्ट करता था ना, उन सबके लिए था ये। और ये चीज़ें किसने करने को कही थी? बेसिकली जो यूएसए, मतलब कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एक प्रोफेसर थे, मतलब डॉक्टर आप कह सकते हैं, तो डॉक्टर फेडरिक, उन्होंने ये चीज़ें उनको करने के लिए कही थी। उस बुक में ऐसा लिखा हुआ था। अब वो ना मतलब उन्होंने 25 स्पीसीज कलेक्ट कर ली थी अपने होम टाउन से बटरफ्लाइज की, तो वो बोर हो चुके थे। लेकिन अब उन्होंने जब ये बुक पढ़ी ना, तो उनको और भी अच्छा लगा, और उन्होंने सोचा कि ना मैं और कलेक्ट करूँगा। तो बेसिकली अब वो जो कलेक्ट करते हैं ना, तो वो फिर से बोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें थी कि बटरफ्लाइज को कलेक्ट करो, फिर उसको टैग करो, फिर छोड़ो, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इसमें समय लग रहा था। तो क्या करते थे वो, जो मदर बटरफ्लाइज थी ना उसको रख लेते थे अपने पास, और उसके अंदर ब्रीड कराते थे। जब वो एग्स दे देती थी, फिर उसके अंदर जो बटरफ्लाइज आती थी तो वो उसको टैग करते थे। तो ऐसे ना हमेशा से बहुत सालों से वो कर रहे थे। तो उनको ना अब इस चीज़ काम में भी बहुत ही बोरियत होने लगी, और वो फिर से बोर होने लगे इस काम को लेकर। तो अब क्या होता है कि अब ये ना बटरफ्लाइज कलेक्ट करने से तो बोर हो गए थे, तो और ये अब बड़े भी हो रहे थे। तो इनको ना बेसिकली तभी ये बात समझ आई, जब एक बार ना इनके स्कूल में एक काउंटी कंपटीशन था, तो जिसमें सारे बच्चे जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, जो फ्रॉग्स के एग होते हैं ना उसको सिंपल से प्लेस करके दिखा दिया माइक्रोस्कोप में। लेकिन जो बाकी सारे लोग थे वो क्या करते थे, रियल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उस समय ना ये हार गए उस कॉम्पिटिशन में, और इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो अब वो सोचते हैं ना कि मैं कैसे हार सकता हूँ, और फिर वो अगले साल ही दोबारा
ट्राई करने की सोचते हैं और उनके अंदर अब ना अलग ही जज्बा आ चुका था, क्योंकि वो अब हार गए थे। तो उनके अंदर सोचना था कि मैं जीतूंगा कैसे, क्योंकि उनके अंदर अब जीतने की स्पिरिट थी और वो कभी भी हारना नहीं चाहते थे। तो अब वो सोचते थे मैं अभी अब रियल थिंग्स करूंगा। तो वो क्या करते हैं, जो डॉक्टर फेडरिक होते हैं ना, उनके एक लेटर लिखते हैं। क्यों? और वो इसके बारे में इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो जो जिस चीज़ के बारे में वो सबसे ज़्यादा जानते हैं ना, तो उसी चीज़ के बारे में वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। तो उनके पास बटरफ्लाइज और जो इंसेक्ट्स थे उनके बारे में उनको ज़्यादा पता था, तो उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। तो जो डॉक्टर फेडरिक्स है उनसे कुछ सॉल्यूशंस मांगते हैं, कुछ सजेशन मांगते हैं अपने लेटर के थ्रू। और नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, जो काउंटी फेयर था ना, जो काउंटी फेयर था वो इस बार वो जीत चुके थे। मतलब जो रिचर्ड ई ब्राइट थे वो जीत चुके थे वो काउंटी फेयर को। तो अब इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने इसमें ये एक्सपेरिमेंट किया था कि जो कैटरपिलर्स होते हैं उनकी मौत कैसे होती है, जो क्योंकि जो किस बीमारी से, तो जो बेसिकली वो जो बीमारी होती है वो कौन लाता है, बीटल्स आते हैं। बीटल भी एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं। तो इस चीज़ की वजह से बेशक उन्होंने ज़्यादा कुछ अच्छा एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया था, लेकिन वो फिर भी विन कर गए थे। और इनको जो फेडरिक थे उनकी तरफ से बहुत ही सारे लेटर्स आ चुके थे और वो बहुत ही सारे सजेशन दे चुके थे, इनको बहुत ही सारे सॉल्यूशंस बता चुके थे। तो बेसिकली इनका जो 7th 8th 9th ये जो स्कूल का टाइम था ना, ये सारा किसमें, काउंटी फेयर्स में ही निकल गया था और ये सब में जीत रहे थे। तो उन्होंने अब अगले साल क्या सोचा कि अब मैं ना इस बार ऐसी रिसर्च करूंगा ना कि जो वॉइसरॉय बटरफ्लाई होती है ना वो किसको कॉपी करती है, मोनार्क्स को। अब आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है कि क्या चीज़ होती है, तो ये बेसिकली साइंस के टर्म्स है, तो हमें इसको स्किप करना चाहिए। तो ये जो थ्योरी थी ना, इसे वो प्रूव करना चाहते थे, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, इसे सच साबित करना चाहते थे। तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके चीज़ के ऊपर और इसको पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो जब वो ये चीज़ पता कर रहे होते हैं ना, तो उन्हें पता चलता है कि एक स्टर्लिंग जो बर्ड होती है ना, वो और भी जो अदर इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें नहीं खाती, लेकिन जो मोनार्क्स इंसेक्ट होता है ना, जो मोनार्क्स होते हैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद होता है और उसे वो खाती है। और ये चीज़ जानने के बाद ना उन्हें इसका एक अवार्ड मिला और जिसके बाद ना ये जो काउंटी जो फेयर्स है उसके जो अवार्ड के नंबर पे 3rd पे आ गए थे वो पूरे, मतलब कि जो जहाँ वो रहते थे या जो भी वर्ल्ड का हो उस नंबर पे 3rd पे आ गए थे वो। तो अब जब वो अपने हाई स्कूल के 2nd ईयर में थे ना, तो उन्होंने एक और डिस्कवरी करी थी और वो डिस्कवरी क्या थी, अननोन इंसेक्ट्स हार्मोन। इस चीज़ के बारे में उन्होंने इसके बारे में डिस्कवरी करी थी। अब ये पता करना चाहते थे ना, तो ये बोलते हैं जो मोनार्क प्यूपा है ना उसके ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं और जो गोल्डन कलर के दिखते हैं, तो ये क्यों होते हैं। तो जो वहाँ के लोग होते हैं ना वो जवाब देते हैं कि बेसिकली सुंदर दिखने के लिए। तो ये ना इस बात से सेटिस्फाई नहीं थे और जो डॉक्टर फेडरिक थे वो भी इस बात से सेटिस्फाई नहीं थे, तो इसके ऊपर वो डिस्कवरी करना चाहते थे। लेकिन जब वो इस चीज़ के बारे में डिस्कवरी कर रहे थे ना, तो उन्हें एक अलग ही, मतलब कि अलग ही जो इंसेक्ट हार्मोन होता है, जो अननोन इंसेक्ट हार्मोन होता है, उसकी डिस्कवरी करते हैं इसी टाइम पे वो। तो इस चीज़ की जब ये स्टडी कर रहे थे, तो जो इसके दोस्त और ये थे ना, ये वो इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे ना ये पता चलता है कि जो ये मोनार्क है ये एक ऐसा हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं ना, मतलब छोड़ रहे हैं, जिससे जो बटरफ्लाई है ना उसकी जो फुल बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस वजह से इनको ये बात पता चली थी कि जो वो चीज़ें हैं जो मोनार्क के ऊपर, वो फालतू की नहीं है, वो एक ऐसा हार्मोन सिक्रेट करती है जिसकी वजह से जो बटरफ्लाई है उसकी जो बॉडी है वो पूरी तरह अच्छे से बनती है और वो बहुत ज़्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जब वो अपनी सीनियर ईयर में गए ना, तो वो एक और स्टेप आगे बढ़े। अब उन्होंने ये प्रूव किया ना उस समय कि जो वो हार्मोन होते हैं ना वो करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो जो बटरफ्लाई होती है उसकी जो सेल्स होती है वो डिवाइड होती है और अगर अगर वो जो हार्मोन है उसे फैड नहीं किया जाएगा तो जो बटरफ्लाई होगी वो नॉर्मल नहीं बन पाएगी। तो मतलब कि ये जो सेल का है इसका डिवाइडेशन तभी होता है जब वो हार्मोन उसे फैड किया जाता है और जिसकी वजह से वो बटरफ्लाई बन पाती है। तो इस चीज़ को भी उन्होंने इसको प्रूव किया। तो जब वो स्कूल से बाहर हो गए, तो जब वो यूनिवर्सिटी में गए, जो उनका फ्रेश ईयर था उस यूनिवर्सिटी में, तब उन्हें वहाँ पर पता चला कि जो ये हार्मोन है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके बारे में उन्हें और भी ज़्यादा जानकारी वहाँ पर जाकर मिली और इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इस हार्मोन के स्ट्रक्चर के बारे में और ये कैसे काम करता है इसके बारे में उनको पता लगा। तो इस चीज़ के बाद ना उन्होंने एक और थ्योरी करी डिस्कवर और उसमें ना उन्होंने ये बताया कि जो सेल्स है वो कैसे डाई होती है, मतलब उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने उसमें बताया था। तो इसके बाद ना जो वो रिचर्ड ई ब्राइट थे वो अपने लिए ना, मतलब कि हर साल अपने आप को पुश कर रहे थे और हर साल अपने आप में नया मेडल ला रहे थे, नया स्कॉलर ला रहे थे और सब चीज़ के बारे में कर रहे थे। तो ये जो बेंचमार्क था ये खुद के लिए वो सेट कर रहे थे और अपने आप को हर साल नई चीज़ें खोज कर रहे थे और उसके बारे में सोच रहे थे। तो बेसिकली इससे ये पता चलता है जो उनको जो जानने की इच्छा थी वो कितनी ज़्यादा थी, उनके जो इच्छुक थे वो कितने ज़्यादा थे नई चीज़ों को खोजने में, जानने में, कलेक्ट करने में, उन सब चीज़ों के बारे में। तो अब जब वो ये सारी डिस्कवरी कर रहे थे, तो जब वो अपना जो हार्मोन का जो स्ट्रक्चर का एक्सरे उन्हें मिला था, तो वो पता चलता है, वो देखते हैं उसे, तो उसमें उन्हें ये पता चलता है कि जो सेल्स हैं वो कैसे जो हमारा डीएनए है उसको रीड करती है और इन सब चीज़ों के बारे में उसमें उन्हें पता लगता है। उन्हें ये पता चल जाता है कि जो डीएनए है वो कैसे ब्लूप्रिंट ले, जो सेल्स है वो कैसे डीएनए का ब्लूप्रिंट पढ़ती है और ये सब चीज़ें। तो इस चीज़ को वो प्रूव करने के लिए ना वो लोग एक प्लास्टिक मॉडल बनाते हैं और इस चीज़ को प्रूव कर देते हैं। और जिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते हैं ना, वो 2nd नंबर पर पोजीशन पर आते हैं, मतलब कि वो भी एक बिगेस्ट पोजीशन थी, क्योंकि जो बच्चे थे जो रिचर्ड ई ब्राइट थे वो हमेशा से जो फर्स्ट रैंकिंग लाते थे, तो इस बार भी उन्होंने अच्छी रैंकिंग ली थी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो अब क्या होता है, जब वो
वहाँ से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके थे, पास हो चुके थे, तो उनके अंदर अब मोटिवेशन आ गया था। क्यों? क्योंकि वो इतने सारे काम कर रहे थे, वो सारे सक्सेसफुल हो रहे थे, तब वो पास आउट हो गए, तो वहाँ का एक मेडिकल कॉलेज था, तो उसी के अंदर एक स्टूडेंट्स की तरह वर्क करने लगे दोबारा से, और उसके अंदर सारी चीज़ों के बारे में जानने लगे। अभी जो ग्रेजुएट रिसर्चर थे, अब इनके पास एक लैब भी थी, अच्छी सी लेबोरेटरी थी, तो अब ये जो भी चीज़ें करना चाहते थे बिल्कुल अच्छे से कर रहे थे, इनको बिना किसी डिस्टर्बेंस के सारी चीज़ें कर सकते थे, अपनी जो रिसर्च है उनको आगे बढ़ा सकते थे। तो ये जो भी चीज़ें इनको करनी थी वो चीज़ें वहाँ पर वो कर रहे थे। अगर ये इनकी थ्योरी अच्छे से हो जाती है और पब्लिश हो जाती है, तो ये जितने भी बड़े-बड़े पज़ल्स थे जो साइंटिस्ट कर रहे थे, जिनको आंसर किसी को भी नहीं पता था, वो सारी सॉल्व हो सकती थी, और जितनी मिस्ट्रीज़ थी वो सब कुछ सॉल्व हो सकती थी। तो क्या होता है, जब ये सब चीज़ करने लगते हैं, तो जो इनके एक टीचर थे ना, वो भी बताते हैं कि ये जो ब्राइट थे, ये बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट थे। ये अगर क्लास में कोई डिबेट भी होती थी, तो उसके बारे में सब कुछ सर्च करते थे, उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे ताकि इनको पास इन्फॉर्मेशन की कमी ना हो। और वो शुरू से ही बहुत ही अच्छे और ब्राइट स्टूडेंट थे, और ये अपने किसी भी काम को करने में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते थे और बहुत ही ज़्यादा उस काम को मन से करते थे। और ये जो उनके अंदर स्पिरिट थी ना, ये चीज़ों को जीतने की, इतनी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की, किसी भी चीज़ों को काम करने की, तो ये उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पिरिट थी, और वो किसी भी चीज़ को मन लगाकर करते थे और हमेशा जीत हासिल करते थे, और इसी वजह से वो एक इतने अच्छे और गुड साइंटिस्ट बन पाए। और यही कारण था कि जो उनके टीचर थे और जो उनकी मदर थी उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट करती थी। और यहीं पे जो स्टोरी है ये खत्म हो जाती है। तो ये जो स्टोरी है, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? तो इसका कंक्लूजन निकलता है, द स्टोरी टीचेस अस दैट विद perseverance, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क एनी ड्रीम इज अचीवेबल। मतलब हम पेशेंस रख के, डेडिकेशन देकर, उस काम को अच्छे से करके, हार्ड वर्क करके किसी भी ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ। थैंक यू।